नमस्ते, मैं विक्रांत। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक थिंक काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा ये है कि अर्थव्यवस्था क्या है और यह हर व्यक्ति को क्यों समझना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को चालू करने से पहले हम एक कहानी सुनते हैं और यह कहानी एक गांव की है। गांव का एक बगीचा है, वहां कुछ लोग बैठे हुए हैं और चर्चाएं चल रही हैं। वहां एक व्यक्ति है जिनका नाम राम नगीना है और राम नगीना अपने खेती को लेकर परेशान है कि आने वाले समय में धान की खेती करनी है, कितनी लागत आएगी, कितना तेल लगेगा, कितने बीज में खर्च होंगे, कितनी रोपाई में खर्च होगा। तो वो तमाम खर्चों को सुलझाने में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी चिंता सिर्फ ये नहीं है, उनकी चिंता एक और है कि उनका एक बेटा है जो नौकरी की तलाश में है और उसे नौकरी नहीं मिल रही है। वो रोजगार बाजार में अपने स्किल के हिसाब से नौकरी नहीं पा रहा है। एक और व्यक्ति है वहां पे जिनका नाम त्रिभुवन है और त्रिभुवन की समस्या क्या है कि वह पिछले 2 साल से घर बनाना चाहते हैं, लेकिन बैंक से मिलने वाले लोन को वो सस्ता सोचकर 2 साल से टाल रहे हैं कि थोड़ा लोन सस्ता हो जाए तो हम अपने घर के लिए लोन ले लें और घर बना लें। लेकिन अब यहां समस्या क्या है कि पिछले 2 साल से त्रिभुवन को किसी भी सस्ते दर पे कहीं कर्ज नहीं मिल पा रहा है। वहीं एक और महिला बैठी हुई है जिनका नाम धानमती है। अब धानमती की पूरी परेशानी इस बात से है कि वह पिछले 2 महीने से इस चीज को बार बार नोटिस कर रही हैं कि उनके रसोई का खर्च बढ़ता जा रहा है। सरसों का तेल महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, गैस महंगा हो गया है। तो ये जो बगीचे में छोटी सी चौपाल बैठी हुई है, इनकी समस्याएं देखिए। एक व्यक्ति की समस्या है कि वह खेती किसानी का खर्च सोच रहा है कि कैसे वो खर्च को मेंटेन करे, कैसे वह रुपाई का खर्च जोड़े। दूसरे व्यक्ति की चिंता है कि उसे घर तो बनाना है लेकिन पूंजी नहीं है, तो वह बैंकों से लोन लेना चाहता है और लोन भी वो कम ब्याज दर पे लेना चाहता है। तीसरे जो महिला है धानमती, उनकी समस्या देखिए कि वह रसोई की महंगाई से परेशान है। अब इन तीनों लोगों में दिक्कत क्या है? तीनों लोगों में दिक्कत ये है कि जो राम नगीना है, जो किसान है, उनको खेती किसानी का सही लागत मूल्य नहीं पता है। वो लागत तो लगा रहे हैं लेकिन वो उसमें तेल जोड़ रहे हैं, रुपाई का खर्च जोड़ रहे हैं, बीज का खर्च जोड़ रहे हैं, खाद का खर्च जोड़ रहे हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत मजदूरी, उनका परिवार जो उनके साथ उस खेत में लगा हुआ है, उनकी मजदूरी, तो वो उस लागत का सही पैमाना नहीं जानते हैं। त्रिभुवन के साथ दिक्कत क्या है कि त्रिभुवन को यह नहीं पता है कि हर 3 महीने के बाद ये आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक, तय करता है कि लोन की कर्ज देने की दर क्या होगी। तो वो उनको पता नहीं है कि वो किस तरीके से लोन बाजार चल रहा है। धानमती को ये नहीं पता है कि खुदरा महंगाई क्या है, थोक महंगाई क्या है। तो समस्या ये है कि यहाँ तीनों लोगों की समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अब इन तीनों की जो समस्या देखेंगे उसमें एक चीज बहुत कॉमन है, अभाव। किसी के पास पूंजी नहीं है, किसी के पास रसोई चलाने का खर्च नहीं है, किसी के पास खेती करने का पैसा नहीं है, किसी के पास रोजगार बाजार में नौकरी नहीं है। तो अब ये सब अभाव है। तो जब इकोनॉमिक्स की बात होती है तो अर्थशास्त्र असल में यही अभाव है और इसी अभाव का अध्ययन करना, इसी अभाव के बीच में संसाधनों का वितरण समझना अर्थशास्त्र कहलाता है। अब समस्या ये हो गई कि हमने अर्थशास्त्र को हमेशा एक विषय के रूप में पढ़ा और उस विषय में सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि हम लोगों को लगा कि अर्थशास्त्र वही समझता है जो इसे किताबों में पढ़ रहा है, या वह व्यक्ति जो कहीं यूनिवर्सिटी किसी संस्थान में अर्थशास्त्र का विषय पढ़ा रहा है वही अर्थशास्त्री है और उसे ही अर्थशास्त्र समझ में आता है। लेकिन असल में ये बात ऐसी है नहीं। वो धानमती भी एक तरह से अर्थशास्त्री है, वह किसान भी एक तरह से अर्थशास्त्री है, वह त्रिभुवन भी एक तरह से अर्थशास्त्री है। बस समस्या ये है कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वही असल में अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र की आप शुरुआत भी अगर देखेंगे तो इसमें ये बात मैं कहीं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। अर्थशास्त्र की जो शुरुआत हुई है उसमें भी अगर आप उसके शुरुआती अध्ययन को देखेंगे तो अर्थशास्त्र की शुरुआत ऐसे ही होती है। जो इसकी शब्दावली है, आइकोनोमोस जिसे कहा जाता है, वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है और उसका अर्थ ही होता है कि घर का प्रबंधन करने के लिए जो नियम कानून होते हैं उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब हर व्यक्ति अपना घर चलाता है, एक उसका निश्चित बजट होता है, उससे वो रसोई चलाता है, बच्चों की फीस भरता है, घर में कोई जरूरी काम होता है वो करता है, दवा लाता है, खेती करता है, अन्य जरूरी मदों पे खर्च करता है। और
असल में यही पूरा अर्थशास्त्र है, लेकिन हमने इसे एक ऐसे विज्ञान के विषय के रूप में स्थापित कर दिया, इसमें ऐसे पेचीदा शब्दों को ला दिया कि सामान्य जो जनता है, जो लोग हैं, वो इस अर्थशास्त्र से दूर होते गए। तो अगर वो राम नगीना के लड़के को, त्रिभुवन को, धानमती को अगर बस इतना समझा दिया जाए कि आप जो कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत है और आपको समझना होगा कि जब धान बोने का समय आएगा तो वो कौन सा महीना होगा, कौन सी चीजें महंगी होगी, कौन सी चीजें सस्ती होंगी, और सबसे जरूरी है कि आप इसलिए भी हमेशा घाटे में रह रहे हैं क्योंकि जब आप अपनी लागत मूल्य को तय कर रहे हैं कि हमको 1 बीघा जमीन में धान रोपने की मेरी कितनी लागत आ रही है, तो आप डीजल जोड़ रहे हैं, आप धान की रुपाई का खर्च जोड़ रहे हैं, आप उसकी सिंचाई का खर्च जोड़ रहे हैं, खाद का खर्च जोड़ रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि उस खेत में 6 महीने आप खुद लगे हुए हैं, आपके परिवार के 1-2 सदस्य लगे हुए हैं, और आप उनकी जो दैनिक मजदूरी लागत हो सकती है आप उसको नहीं गिन रहे हैं। इसलिए जो आपका लागत आ रहा है ना, वो फेयर नहीं आ रहा है। तो वो चीज अर्थशास्त्र समझा देता है। त्रिभुवन को समझना होगा कि जो बैंकों का कर्ज दर है वो कई चीजों से निकलता है। बजट से निकलता है, आरबीआई के मौद्रिक नीति से निकलता है, बाजार में महंगाई है कि नहीं है, इससे भी कर्ज की दर तय होती है। तो त्रिभुवन अगर बस इस चीज को समझ लें कि हर 3 महीने के बाद न्यूज में मुझे आरबीआई की वो खबर बस देख लेनी है, तो शायद उन्हें एक सही समय मिल जाए जहां बाजार में कुछ ब्याज दर घटाई जा रही है और वो एक सही समय पे अपना कर्ज लेने में कामयाब हो जाए। धानमती के साथ दिक्कत क्या है कि धानमती को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाजार में चीजों का दाम कैसे बढ़ रहा है। तो वो उस मांग और सप्लाई को नहीं समझ पा रही हैं कि बाजार में कब मांग आएगी, अगर मांग आएगी तो चीजें कैसे महंगी हो जाएंगी। तो वो उनके साथ दिक्कत है। अब जो लड़का रोजगार ढूंढ रहा है उसके साथ दिक्कत है कि वो भारत के इस रोजगार बाजार को नहीं समझ रहा है कि यहाँ नौकरियां जितनी बन रही हैं उतनी ही खत्म हो रही हैं और रोजगार बाजार में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो पहले जो काम बहुत सामान्य हाथ से किए जा सकते थे, सामान्य स्किल से किया जा सकता था, अब रोजगार बाजार में उस स्किल की जरूरत नहीं रह गई है। तो अगर वो इस रोजगार बाजार को समझ ले, इसकी जरूरतों को समझ ले, ये समझे कि किस राज्य में किस तरह के रोजगार की जरूरत है। अब उदाहरण के लिए गांव का प्लम्बर जाकर नोएडा की बड़ी मल्टी बिल्डिंग में अगर काम करने की कोशिश करेगा तो उसे समस्या आएगी। इसलिए उसे इस चीज को समझना होगा कि अगर उसे एक अच्छे दर पे पैसे कमाने हैं तो वो नोएडा की उस बड़ी बिल्डिंग के हिसाब से उसको सोचना होगा कि किस तरीके से वो वहां पे प्लम्बरिंग करके पैसे कमा सकता है। तो ये वो रोजगार बाजार है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो नौकरी नहीं पा रहा है। तो ये अर्थशास्त्र है। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये बड़ा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सरकार का भी अध्ययन करता है, यह प्राइवेट कंपनियों का भी अध्ययन करता है, यह बजट का अध्ययन करता है, आपके आय का अध्ययन करता है, आपके खर्च का अध्ययन करता है, आपके आय पर लगने वाले टैक्स की बात करता है, बचत की बात करता है, पूरे वैश्विक दुनिया के बाजार की बात करता है, मुद्रा की बात करता है। जो तमाम बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं, हम सुनते हैं कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, भारत का रिजर्व बैंक है, तो इन सारी संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो इसलिए अर्थशास्त्र का सबको समझना जरूरी है। थोड़ा बहुत अगर समझ सबको आ जाए तो उनका निर्णय लेना बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज को न जानते हुए निर्णय लेना वो तुक्का लगाना होता है, लेकिन किसी चीज की थोड़ी जानकारी रख के निर्णय लेना वो एक सबसे सहज और सबसे अच्छा निर्णय माना जाता है कि हमने कुछ चीजों की जानकारी में वो निर्णय लिया। तो मेरा अपना मानना है कि अर्थशास्त्र को हमें पेचीदा विषय से निकाल के आम जन की भाषा बनानी होगी। उससे बहुत सी छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए, और अगर वो इन सारी चीजों को समझ ले तो वो अपने घर गृहस्थी, अपनी कंपनी, अपनी दुकान, अपना खेती, अपना रोजगार, अपना कर्ज, इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में कामयाब हो जाएगा। और यही तो अर्थशास्त्र का आखिरी लक्ष्य है कि जनता की चीजों को आसान बनाना ही अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाता है। और दुनिया के जितने भी नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं उनका जो अंतिम लक्ष्य होता है देने का, वो यही होता है कि आपके किए गए इस नए शोध से
जनता की भलाई कितनी हो रही है यही तय करता है कि नोबेल पुरस्कार क्या है। और जब जनता की भलाई की बात आ रही है तो वो जनता के बीच से ही आ रहा एक विषय है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि काउंसिल वीडियो ब्लॉग के जरिए आने वाले समय में आपको उन तमाम अर्थव्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर बताया जाए जो बहुत सामान्य चीजें हमारे साथ घट रही हैं, बस हम उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो आज की हमारी यह स्पेशल वीडियो ब्लॉग था जिसमें हमने बात की कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसे कैसे एक कहानी के जरिए समझें। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे हम अपने अन्य वीडियो ब्लॉग के जरिए आपको अर्थव्यवस्था के तमाम बेहतरीन सिद्धांतों को आपके जनजीवन से समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।